हेलो प्यारे बच्चों, आज आपका स्टेट यूपी में एसटी नंबर 31 के साथ में स्वागत है। आज एसटी नंबर 31 का सॉल्यूशन हम लोग सभी देखेंगे कि क्या सटीक आंसर है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अधिकतम सही से सही आंसर दिए होंगे। तो आज आपके सामने बेटा मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल घाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे बच्चों फटाफट आप आंसर देंगे कि मुगल घाट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है फिरोजाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद या गाजियाबाद। तो मुगल घाट कहाँ स्थित है, जल्दी से आप बताएंगे। बेटा मुगल घाट मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। मुगल घाट की बात करें तो मुगल घाट क्या है, मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर था बेटा वो क्या आंसर था, आंसर था फर्रुखाबाद। आंसर था बेटा फर्रुखाबाद। जो भी बच्चे फर्रुखाबाद के साथ जा रहे हैं या फर्रुखाबाद उन्होंने किया था, बिल्कुल सही किया था। ठीक है, मुगल घाट की बात करते हैं, फर्रुखाबाद। चलो एक बात और ध्यान देते हैं, फर्रुखाबाद की अगर बेटा बात करें तो आपको बताना है कि फर्रुखाबाद में कौन सी नदी बहती है। फर्रुखाबाद में कौन सी नदी बहती है। प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, फर्रुखाबाद में गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और आलू के उत्पादन में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का अग्रणी जिला है, अग्रणी जिला है। और यहीं पर बेटा क्या है, मुगल घाट भी है। तो जो बच्चे मुगल घाट फर्रुखाबाद लगाए थे उन सभी का आंसर सही है। फिरोजाबाद नहीं था बेटा, फतेहपुर नहीं था, गाजियाबाद नहीं था। तो जो बच्चे सी के साथ में आंसर दिए थे उन सभी का आंसर सही है। प्यारे बच्चों सी जो आप कहे थे आप सभी का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना स्थापना करवाई थी। किस मुगल बादशाह ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे। फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है, बिल्कुल सही होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही आंसर किया था। देखिए इसका सही आंसर क्या था, सही आंसर अकबर था बेटा। कब था, अकबर था। चलिए ध्यान से समझते हैं क्या है इसका। अकबर का बचपन का नाम कौन बताएगा, या बचपन का नाम मैं बता चुका था। आप कमेंट वमेंट करके भी अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, बाद में मैं जब आपके वीडियो पे कमेंट देखूंगा तो हो सकता है जान जाऊंगा क्या आपने दिया था। अकबर की बात करें बेटा, अकबर का समय काल, अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन था। क्या नाम था, बदरुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन, उर्फ जलालुद्दीन। बदरुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन था। अकबर ने क्या किया था, 1580 में, लगभग 1580 के आसपास इन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया था। और बेटा 1582 से लेकर 1587 तक इन्होंने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। ये वही फतेहपुर सीकरी है जब अकबर ने 1570 में गुजरात की विजय की थी, याद है बेटा। और गुजरात की विजय करने के बाद 1570 और 71 में ही, गुजरात की विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्या बनवाया था इन्होंने, इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो आंसर बी वाला सही है। जो भी हमारे बच्चे बी आंसर कहे हैं या बी को बताए हैं उन सभी का आंसर सही है। प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर उद्यानों के शहर के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिटी ऑफ गार्डन यूपी, सिटी ऑफ गार्डन यूपी कहें तो बेटा मुझे तो इसका आंसर देखते ही याद हो गया है। ठीक है, और मैं आंसर मतलब ऑप्शन देख के ही आंसर फटाक से समझ में आ रहा है। अब पता नहीं आपने क्या किया होगा क्या नहीं, तो देख लो। इसका है लखनऊ। भाई लखनऊ में बहुत ढेर सारे पार्क हैं, लेकिन क्या ये उद्यान सही है इसके लिए, उद्यानों का शहर। फिर वाराणसी है, मेरठ है, शाहजहांपुर है। वैसे बेटा इसका जो सही आंसर है वो वाराणसी है। क्या इसका सही आंसर है, वाराणसी है। तो याद रखेंगे। अगर मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, आप भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। कभी भी लखनऊ का नाम आए, समझ लीजिए लखनऊ का नाम आए तो इसे नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कभी बेटा वाराणसी का नाम आए, वाराणसी का नाम आए तो इसे संस्कृति या संस्कृति की सांस्कृतिक राजधानी भी के नाम से जाना जाता है। या जैसे यहाँ पे लिखा ना उद्यानों का शहर, तो उद्यानों का शहर भी इसे कहते हैं, उद्यानों का शहर भी इसे कहते हैं।
फिर अगर हम बात करें मेरठ की बात करें तो मेरठ मेरठ में बेटा खेल के सामान मिलते हैं, आपको पता होगा ना खेल का सामान, तो खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अच्छा अगर शाहजहांपुर की बात करें बेटा, शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर वैसे आपको गन्ने उत्पादन में फेमस है, गन्ना उत्पादन में जो है शाहजहां फेमस है, शाहजहांपुर। तो इस तरह से कुछ प्रमुख चीजें हैं, इस तरह से और भी कुछ सिटीज हैं जो अलग अलग लोकेशन में अलग चीजों के लिए फेमस है। अब आपके सामने बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया? क्या बात है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश फर्स्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क हैज बीन बिल्ट? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस जिले में आपको बताना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क बनाया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। क्या इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों? देखो क्या इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर कानपुर है। क्या है? कानपुर। तो याद रखेंगे रेन वाटर, क्या कहें, रेन वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क, थीम पार्क कहाँ बनाया गया बेटा? कानपुर में बनाया गया है। वैसे कानपुर को अगर कहें तो कानपुर को मैनचेस्टर सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर है। प्रयागराज में अगर कहें तो बेटा ये संगम है, यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध तो संगम ही है, एक तो संगम फेमस है। अच्छा दूसरा अगर हम कहें बेटा तो आप जानते होंगे अमरूद की बात करें, अमरूद, फलों में अमरूद जो है बड़ा फेमस है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ रेवड़ी और नवाबों का शहर, कानपुर चमड़ा उद्योग और ये संस्कृति का शहर या उद्यानों का शहर। इस तरह से प्रसिद्ध चीजें हैं यहाँ पे जो फेमस है, जो भी मैंने आपको बताई या समझाई है। मैं समझता हूँ यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा बेटा, यहाँ तक की चीजें एकदम बाकायदा अच्छे से क्लियर है। अब हम ध्यान देते हैं अपने क्वेश्चन पे। अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है which state government has been launched 5G technology training program recently? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5G उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 5G प्रौद्योगिकी की बात है भाई, हमारे यहाँ 4G के बाद अब 5G की व्यवस्था आ गई है। आपको बताना है किस राज्य ने 5G व्यवस्था को प्रारंभ किया है। तो क्या इसका सही आंसर है बेटा? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अब आप एक बार देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, या ये कह सकते बेटा ये आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, जो नेटवर्क प्रणाली को देखता है, नेटवर्क व्यवस्था को देखता है हमारे देश में, जो हमारे देश में नेटवर्क की व्यवस्था को देखता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 5G व्यवस्था को क्या कर दिया है? यूपी के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है, ताकि यहाँ पे जो है अधिक से अधिक लोग आईटी से जुड़े कामों को, या कहते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कामों के प्रति काफी आसानी से काम कर पाए और उन्हें टेक्नोलॉजी का बेहद अच्छा जो है भरपूर प्रयोग मिले और उन्हें चीजें बहुत ही स्मूथ और फाइनली चल पाए अच्छे से। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे है सामने है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष में चीनी उत्पादक राज्य बन गया है? इसका आंसर मैं पहले भी एक बार, मुझे याद है बेटा, मैं इस तरह का क्वेश्चन कराया हूं चीनी उत्पादन के लिए कि भारत का कौन सा राज्य है जो बड़ा फेमस है। आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो चीनी की शीर्ष की बात करें तो एक बार बेटा देख लो जल्दी से, अगर हम बात करते हैं ये, अगर यहाँ पे कहें, यहाँ आप एक राज्य देखते हैं ना इस तरह से बेटा, याद होगा आपको एक राज्य एमएच, एमएच माने महाराष्ट्र। तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र का जो आंसर है चीनी उत्पादन में वो ज्यादा सुटेबल है, महाराष्ट्र होना चाहिए। यस बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी बेटा क्या है? मुंबई है। तो महाराष्ट्र इस समय चीनी में जो है वो आगे है, चीनी में आगे है। अच्छा अगर कभी गन्ना उत्पादन की बात करें बेटा, जैसे मान लो गन्ना उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का भी नाम अच्छा है, नाम ऐसा नहीं है बेकार है, नाम बहुत सटीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है फिर इस स्थान में
चीनी के लिए सेकंड नंबर पे आ जाएगा, गन्ना उत्पादन में प्रथम नंबर पे वो आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आप सबको स्पष्ट है, आप सबको क्लियर है, आप सबको कोई डाउट इसमें नहीं है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य शीर्ष गेमिंग हब बन चुका है? ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार, देखो ऑनलाइन गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जो गेमिंग का हब बन चुका है? कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा गेमिंग का हब बन चुका है? ऑप्शन है आपके लिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है या महाराष्ट्र है। तो भाई आप इस तरह से भी जान सकते हो कि सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है। सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है? आप जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है तो सबसे ज्यादा मोबाइल के यूज यहाँ पे ज्यादा होंगे, सर्विसेज ज्यादा होंगी, टेक्नोलॉजी से लोग ज्यादा जुड़े हुए होंगे। तो सीधी सी बात है, कौन सा राज्य गेमिंग में शीर्ष हब बन चुका है? उत्तर प्रदेश होना चाहिए, मुझे तो लगता है उत्तर प्रदेश है। आइए देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो बच्चों उत्तर प्रदेश जो है इसका क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश कह रहे थे बिल्कुल सही है। अगर बेटा किसी ने महाराष्ट्र लगाया है तो सॉरी बेटा, महाराष्ट्र गलत है। हाँ, महाराष्ट्र थोड़ा डेवलप है, ज्यादा अच्छा है, विकसित है। मुंबई जैसे इलाके बहुत ज्यादा विकसित है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश ज्यादा आबादी वहां नहीं है। तो गेमिंग के मामले में यूपी जो है बेटा इस समय नंबर 1 है। मैं एक बात और आपको बता देना चाहूंगा, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने ऑनलाइन गेमिंग पे प्रोहिबिशन लगा दिया था, प्रतिबंध भी लगा दिया था। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने के लिए, गेमिंग पे बैन या प्रतिबंध लगाने का काम बेटा किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने किया था, याद रखेंगे। और शीर्ष पे कौन जा रहा है? उत्तर प्रदेश। तो यहां तक की बातें मैं समझता हूं आपको स्पष्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यस, अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उत्तरांचल, उत्तरांचल मीन्स ऑफ द उत्तराखंड। बेटा उत्तरांचल को हम, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तरांचल मीन्स ऑफ द उत्तराखंड वॉज फॉर्म इज द क्रैविंग आउट ऑफ द 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अलग होकर, काट कर जो है 13 जिलों वाला एक राज्य बनाया गया था। ठीक है, उसका गठन कब हुआ था आपको बताना है, उसका गठन कब हुआ है। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ है बच्चों? तो उत्तराखंड का जो निर्माण है वो 9 नवंबर सन 2000 को था, 9 नवंबर सन 2000 को था। अब आइए इससे जुड़ी हुई मैं आपको कुछ जानकारी और बता देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें स्पष्टता और क्लियर हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटे। अगर हम बात करते हैं अपने भारत देश की, तो ये कुछ इस तरह से हमारा भारत देश है, इस तरह से हमारा भारत देश है बेटा, ऐसे। इस तरह से भारत देश है, आप देखते हैं ऐसे। ऐसे मान लो भारत का है मैप, कल्पना करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का रीजन है, ये बेटा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आप देख रहे होंगे इस तरह से ऐसे, ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड कब बना है? 9 नवंबर सन 2000 को बना है उत्तराखंड, एक पॉइंट। अच्छा, फिर देखो अगर हम बात कर लेते हैं इस तरह से ऐसे, ये ऐसे छत्तीसगढ़। बेटा छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ था? छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक, अच्छा ये एक और देख लें बेटा यहाँ पे ऐसे, ये झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था बेटा? झारखंड का निर्माण 16 नवंबर सन 2000 को हुआ था, झारखंड का निर्माण। अच्छा एक और राज्य यहाँ पे देख लें, भी रिसेंट में एक और राज्य भी बना है, हो सकता है यहाँ से भी कभी प्रश्न पूछा जाए। टीजी जानते हैं बेटा? टीजी, टीजी माने तेलंगाना। तेलंगाना का निर्माण अभी 2 नवंबर सन 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट के बना है तेलंगाना। तो इस तरह से अब आप देख रहे हो कि 4 राज्य जो हैं आपके सामने, 4 राज्य दिख रहे हैं। तो 4 राज्य माने आप कह सकते हो, जैसे 1 नवंबर पहले, आप 1 नवंबर पे आइए, ये आपका 1 हो गया, फिर 2 देखिए 2 हो गया, फिर हो गया ये 3, फिर हो गया बेटा ये 4। तो 4 स्टेट जो हैं वो इस तरह से आपको दिख रहे हैं, 4 स्टेट इस तरह से बने हैं प्यारे बच्चों। मैं समझता हूँ यहाँ तक एकदम क्लियर है।
आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी वाला, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन है बचरा बांध। बचरा डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। बचरा बांध निम्नलिखित में से किस जिले में है? बलरामपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर या प्रयागराज? बचरा बांध कहां पर है? क्या है इसका सही आंसर प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं इसका क्या सही उत्तर है, क्या सटीक आंसर है वो समझे। इसका जो सटीक आंसर है बेटा वो प्रयागराज है। इसका क्या सटीक आंसर है? वो प्रयागराज है। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रयागराज का वो समझते हैं। जैसे ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं बेटा, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे ये जो रीजन है यही है हमारा इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से जो दूरी जो है बेटा मिर्जापुर को जाती है रोड, ये मिर्जापुर को तो इलाहाबाद से मिर्जापुर के बीच में एक लोकेशन है मेजा। क्या है? मेजा, एक जगह है मेजा। उसी मेजा के पास में ये बचरा बांध है। ये क्या है? ये बचरा बांध है। ठीक है, तो बेटा ये बचरा बांध कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद में, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो है आपका इस सेटअप जो है एकदम क्लियर है। यहाँ आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं होगा। बेटे आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? उत्तर प्रदेश में किस जिले की सीमा जो है हिमाचल प्रदेश से लगती है? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो इसको एक बार फिर से बेटा बाउंड्री के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसकी बाउंड्री को हम एक बार फिर से थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बच्चे देखें इसको ध्यान से। ये इस तरह से है लगभग कुछ ये ऐसे, ये इस तरह से उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बेटा। अब क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है ना बेटा, हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ अगर हम जाते हैं इस तरह से करके, तो यहाँ पे जरा सी बाउंड्री जो है टच होती है। अगर हम कहें तो ये मुजफ्फरपुर और शामली वाला जो रीजन है, शामली वाला रीजन है सहारनपुर के पास में, ये जो है थोड़ी सी इसको टच करता है। तो अगर यहाँ, चूंकि यहाँ पे बेटा को शामली का रीजन दिख रहा है, शामली, अगर हिमाचल प्रदेश में जाते हैं तो बेटा शामली, शामली जो है वो टच करता है उत्तर प्रदेश वाले बाउंड्री से, शामली टच करता है। तो शामली करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। आइए देख लेते हैं। यस, शामली इज द करेक्ट आंसर बेटा, शामली जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ओके, अच्छा एक बात मैं और आपको बताऊंगा बच्चे, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ भी एक जिला है, आप लोग कभी उसका नाम जानते होंगे बच्चे, उसका नाम आपने सुना होगा सोनभद्र। बेटा सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमाएं बनाता है। देख लो एक बार, एक राज्य तो बिहार है, एक राज्य जो है झारखंड है, एक राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, एक राज्य जो है एमपी है। अब सोचो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 अलग अलग राज्यों की बाउंड्री जो है सीमा साझा होती है। तो ये कौन सा जिला है? ये जो जिला है बेटा, वो जिला जो है वो क्या है? वो जिला जो है वो क्या है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है। अच्छा, सोनभद्र को रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज ऐसे नाम से भी हम जानते हैं। तो ये है, तो ये मेरे थोड़ा दिमाग में आया, मैंने आपको बताया। अच्छा बेटा, अगर कभी सबसे ज्यादा खान की बात की जाए, सबसे ज्यादा जनजातियों की बात की जाए, ठीक है, या अगर जैसे मान लो कभी आ जाए ऑप्शन में रिहंद बांध की बात की जाए, रिहंद बांध की बात की जाए, अच्छा कभी आ जाए पंडित गोविंद वल्लभ पाई संत जो है, गोविंद वल्लभ पंत जो है, वल्लभ पंत एक सागर झील, वो कहते हैं प्राकृतिक झील का, सॉरी मैन मेड झील का। तो ये भी, ये सब चीजें जो है यहाँ पे अवशेष के रूप में मिलती हैं। ये बातें भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ बेटा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, which of the following district of Uttar Pradesh, which of the following district of the Uttar Pradesh is known as a primate city? प्राइमेट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? प्राइमेट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? बलरामपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज। वैसे मैं बेटा आपको बता दूं सामान्यतः ये जान लीजिए पहले कि प्राइमेट सिटी किसे कहते हैं। प्राइमेट सिटी हम उसे कहते हैं जिसका जो क्षेत्रफल हो वो काफी हो और वहां की आबादी भी काफी ज्यादा हो। तो अगर किसी क्षेत्र में या किसी डिस्ट्रिक्ट में आबादी बहुत है, वहां क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो ऐसे शहरों को सामान्यतः हम मेट्रोपोलिटन सिटी कहते हैं, 10 लाख से ज्यादा आबादी हो। इसको हम प्रिमिटिव सिटीज के टर्मिनोलॉजी में भी रखते हैं, तो प्रिमिटिव सिटी भी है। तो ऐसे में जो आंसर है बेटा वो प्रयागराज है। आप देख रहे हैं प्रयागराज जो है एक बड़ा क्षेत्र है, प्रयागराज एक मंडल के तौर पे है, ठीक है, तो उसे हम प्रिमिटिव सिटी की संज्ञा देते हैं, प्रिमिटिव सिटी की संज्ञा देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, क्षेत्रफल, जनसंख्या और जीवन गुणवत्ता अगर ये सब एक उच्च कोटि की होती हैं तो उन्हें हम प्राइमेट सिटी या प्राइमेट सिटी की कहते हैं। तो इसके लिए इलाहाबाद जो है वो इन सभी ऑप्शंस के हिसाब से इलाहाबाद ज्यादा सुटेबल है बेटा, ज्यादा सही है। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है वो क्या है? इलाहाबाद है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काशी की बहन किसे कहा जाता है, ये आप बताएंगे। काशी की बहन जो है किसे कहा जाता है, क्या है इसका सही आंसर? तो जौनपुर है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, चंदौली है। तो मेरे हिसाब से बेटा इसका आंसर तो होना चाहिए आपका गाजीपुर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या इसका सही और सटीक आंसर है। इसका आंसर गाजीपुर ही है, बिल्कुल सही। देखो बेटा, अगर काशी कहें तो काशी में भी गंगा नदी है, ठीक। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर में भी गंगा नदी है। गाजीपुर में गंगा नदी गोमती से मिलती है, गोमती से मर्ज हो जाती है, और ये वही है बेटा, ठीक है। तो हम काशी ही बोलें, ठीक है। तो गाजीपुर ही सही है। जौनपुर की बात करें बेटा, जौनपुर में भी गोमती नदी बहती है, मिर्जापुर में गंगा नदी बहती है, चंदौली बनारस के पास गंगा का ही रीजन है। इसका वैसे आंसर क्या है बेटा? गाजीपुर है। क्या आंसर है इसका सही सटीक आंसर बेटा? गाजीपुर। तो गाजीपुर के साथ जो भी विद्यार्थी हमारे जा रहे हैं, गाजीपुर जो आंसर दिए हैं, गाजीपुर जिन्होंने आंसर किया है, उन सभी का आंसर सही है बेटा। गाजीपुर जो है काशी की बहन के नाम से जानी जाती है या जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में फाइनेंशियल का मुख्यालय किस शहर को कहते हैं? भाई बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल हेडक्वार्टर कहाँ है? सीधी बात है, जहां सीएम होंगे, जहां एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी, वहां फंडिंग ज्यादा होगी, वहां फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा होंगे। तो सीधी सी बात मैं समझता हूँ इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप सभी ने सही किया होगा। ज्यादातर बच्चों ने, हो सकता है मुझे तो लखनऊ लग रहा है, आपने क्या किया है वो देखेंगे अभी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। तो बेटा इसका जो आंसर है वो लखनऊ ही है, ठीक है। क्या आंसर है? लखनऊ है। फाइनेंशियल मुख्यालय की बात करें तो लखनऊ है। हाँ, अगर पूरे एक बार भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो फाइनेंशियल की बात होती इंडिया लेवल पे, तो आप वहां पे मुंबई कह सकते हैं, ठीक है, इंडिया के आधार पे, इंडिया लेवल पे कहें। लेकिन अगर हम यूपी के लेवल पे कहें तो बेटा यूपी के लेवल पे लखनऊ ही है। हाँ, अगर कभी आपको आ जाए जुडिशरी कैपिटल, अगर आ जाए, न्यायिक राजधानी आ जाती, तो आप प्रयागराज को कहते, प्रयागराज तब आपका सही हो जाता, प्रयागराज तब आपका सही होता, ठीक है। सांस्कृतिक नगरी को अगर कहें तो बनारस सही है। औद्योगिक नगरी अगर कहें तो कानपुर सही है। हाँ, अगर आईटी सिटी कहें तो नोएडा सही है। फाइनेंशियल कहें तो बेटा लखनऊ सही है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की बातें आपको स्पष्ट हैं, यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा, यहाँ तक चीजें आपको एकदम अच्छे से स्पष्ट हो चुकी हैं, क्लियर है। ओके प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि निम्नलिखित में से मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि निम्नलिखित में किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। तो इसका जो आंसर था बेटा वो जौनपुर था। जो भी बच्चे जौनपुर करेक्ट किए होंगे उन सभी का आंसर सही है बेटा। आजमगढ़, देवरिया, लखनऊ नहीं है, ठीक है, इसका आंसर जौनपुर है। चलिए जौनपुर के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, जिससे आपको ये चीजें और थोड़ा सा बेटा क्लियर हो जाए। जौनपुर के बारे में मैं कुछ आपको और बता देता हूँ, जिससे आपकी मानसिकता में कुछ चीजें जो हैं और स्पष्टता जो है बेटा क्लियर हो जाए। चलो यहाँ पे देख लो,
जौनपुर शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। एक बात तो ये आपको क्लियर है, जौनपुर शहर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। अच्छा एक बात, अच्छा बेटा दूसरी बात, जौनपुर में अटाला मस्जिद भी है, अटाला मस्जिद भी है, अटाला मस्जिद भी है। ठीक है, जौनपुर में बेटा शाही किला है, शाही किला भी है, शाही किला भी है। अच्छा बेटा एक और बात करें, जौनपुर में शाही पुल या शाही ब्रिज भी है, शाही ब्रिज भी है। और शाही ब्रिज किस नदी पर बनाया गया बेटा? गोमती नदी पर। अच्छा एक बात और बताऊं, जौनपुर में मूली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसा माना जाता है कि वहां के जो लोग हैं वो मूली का सेवन ज्यादा करते हैं, जिस कारण भी वहां पे महिलाओं की जो संख्या है वो थोड़ा सा ज्यादा है बेटा। तो इसके लिए लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात में जौनपुर शहर सबसे उत्तम है। अच्छा सबसे अगर पीछे शहर की बात करें लिंगानुपात में, सबसे जो पीछे शहर रहा है उत्तर प्रदेश में वो शाहजहांपुर है। सबसे ज्यादा जो बेकार स्थिति है लिंगानुपात की वो शाहजहांपुर की है। तो ये इतना आप सबको बेटा क्लियर हो गया है। अब आपके सामने ये अगला क्वेश्चन आ गया है, उत्तर प्रदेश सरकार के किस राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के किस राज्य के तर्ज पे आपदा प्रबंध केंद्र खोलने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के तर्ज पे आपदा प्रबंधन केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो प्यारे बच्चों क्या है इसका सही आंसर? आपके सामने जल्दी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बताएंगे या देखेंगे। चलिए देखिए बेटा इसका क्या सही आंसर है। कर्नाटक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के तर्ज पर, किस राज्य के आधार पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की है? तो बेटा इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। इसका जो आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। एक बार सारे बच्चे ध्यान से देख लें, आंध्र प्रदेश की बात करें बेटा, आंध्र प्रदेश, तो ये इस तरह से आंध्र प्रदेश का रीजन है। आज आज वर्तमान में जो है ऐसे करके कुछ आंध्र प्रदेश का रीजन है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में जो है जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल रीजन में एनडीआरएफ होती है, एनडीआरएफ होती है जिसे हम लोग नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स कहते हैं। उसी तरीके से बेटा हर एक स्टेट लेवल में एसडीआरएफ होता है, स्टेट लेवल में एसडीआरएफ होता है। और आंध्र प्रदेश को देखते हुए ही हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश ने एसडीआरएफ में और अच्छी सुविधाएं बनाने की बात कही है, जिससे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा पर हम क्या कर सकें, हम अपने यहाँ के लोगों को जान माल की हानि जो हो रही है उसे सेव कर सकें, उसे बचा सकें, उसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, अब आपके सामने बेटा अगला क्वेश्चन है, 16वें एसोचैम में 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, देखो 16वां प्रश्न बेटा, एसोचैम का 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है? एसोचैम, ठीक है, एसोचैम का 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज या लखनऊ? क्या इसका सही आंसर है? प्यारे बच्चों देखें क्या इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है लखनऊ, लखनऊ। तो एसोचैम का जो 5वां अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश जिले में आयोजित किया गया है 5वां सम्मेलन, वो बेटा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आगरा है, मथुरा है, इटावा है, फरुखाबाद है। देखो बेटा इसको याद करने का मैं शॉर्टकट थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, आप भूलेंगे नहीं। यमुना नदी के लिए एक ट्रिक याद रखना, एक ट्रिक याद रखना बेटा, वो ट्रिक है दिल में आग। आप अगर ऐसे ही याद रहे तो हो सकता है कभी आपके दिमाग में सेट हो जाए, मतलब दिमाग में रखने की बात है और कुछ नहीं। जैसे दिल, भारत का दिल कहाँ है बच्चे? भारत का दिल दिल्ली है। माँ से कह ले मथुरा, मथुरा। आ से कह लो आगरा, आ से कह लो तो आगरा। ठीक है, अब देखो बेटा यमुना यहाँ भी है, यमुना यहाँ भी है, यमुना यहाँ भी है। तीनों जगहों पर यमुना है कि नहीं है आप जानते हो। तो कहने का मतलब यमुना शहर की नदी तट पर स्थित नहीं है, तो मथुरा में है, तो मथुरा तो सही हो गया मान लो। आगरा में है, आगरा सही हो गया। अच्छा इटावा में भी बेटा यहाँ भी यमुना है, केवल फर्रुखाबाद में नहीं है। तो फर्रुखाबाद में कौन सी नदी है? फर्रुखाबाद में गंगा नदी है। मैंने बताया था अभी पहले भी आपको कि यहाँ आलू का सर्वाधिक उत्पादन है। तो आपका जो सही आंसर हो गया बेटा वो क्या हो गया? फर्रुखाबाद हो गया। जो भी बच्चे हमारे फर्रुखाबाद के साथ जा रहे थे उन सभी का आंसर सही है। जो भी बच्चे हमारे फर्रुखाबाद के साथ जा रहे हैं उन सभी का आंसर सही है। प्यारे बच्चों फर्रुखाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अभी आपके सामने 18वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षिक, देखो क्या समझे यहाँ पे, एजुकेशनल, कल्चरल और इकोनॉमिक बेस पर किस देश के साथ समझौता किया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, साउथ कोरिया, डेनमार्क, जापान या सिंगापुर। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, डेनमार्क की कोपेनहेगन है, जापान का टोक्यो, सिंगापुर सिंगापुर सिटी है बेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो है साउथ कोरिया। जो बच्चे साउथ कोरिया के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिक संस्थान ने बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बेबी रोबो केयर बनाया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बेटा, बेबी रोबो केयर, बेबी रोबो केयर, बेबी रोबो केयर, आईआईटी, 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 अब किस आईआईटी ने बनाया है? देखो, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी ये एमएनएनटी इलाहाबाद या एमएमएम गोरखपुर। ठीक है, तो बेटा इसका जो सही आंसर है वो है बीएचयू। क्या आंसर है इसका? आंसर बीएचयू। तो इसके लिए आईआईटी बीएचयू, तो आईआईटी बीएचयू ने क्या बनाया है? बेबी केयर के लिए बेबी रोबो बेबी केयर की सुरक्षा की बात की है, या रोबो वेयर की बेबी केयर की बात उन्होंने यहाँ पे सही की है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। ठीक है, आंसर भी बिल्कुल आपके क्लियर है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामायण स्थलों के लिए विकसित करेगा? निम्नलिखित में कौन सा देश, उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में कौन सा देश उत्तर प्रदेश में रामायण स्थलों को विकसित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी डेवलप द रामायण साइट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश? ऑप्शन है चीन है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है। रामायण की बात करेंगे बेटा, अगर रामायण की बात करें तो जहां तक आपको बात से ही स्पष्ट हो गया होगा या क्लियर हो गया होगा कि रामायण की जो घटना हुई थी, रामायण की घटना कहाँ कहाँ हुई थी? रामायण की घटना हुई थी भारत में, और कहाँ हुई थी बेटा? श्रीलंका में, श्रीलंका में हुई थी। तो इस हिसाब से आपका जो सही या सटीक उत्तर होगा वो होना चाहिए श्रीलंका। श्रीलंका होना चाहिए बच्चे, इसका जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? श्रीलंका होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल सही है, क्या बात है, बहुत सही, श्रीलंका ही करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। जो श्रीलंका है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन भी बच्चों ने श्रीलंका आंसर किया है वो बिल्कुल सही है बेटा। चीन, जैसे चीन की बात कर लें अदर, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ पे रिमबिम्बी या युवान करेंसी चलती है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ पे नगल ट्रम है। चीन की राजधानी, ये श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, या आप इसे दूसरा भी कह सकते हैं श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहाँ नेपाली रुपया चलता है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको एकदम क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेन देन प्रसंस्करण चक्र लेन देन में पहला चरण क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। The first step of the transaction processing cycle transaction is called, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप ट्रांजेक्शन, फर्स्ट स्टेप ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग साइकिल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? मेरे हिसाब से तो अगर देखें तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर डेटा या डाटा एंट्री होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग इसका आगे आंसर देखते हैं, इसका क्या करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही, डाटा, यस, डेटा एंट्री इज द करेक्ट आंसर। देखिए, लेन देन प्रोसेसिंग के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के लिए जो चक्र चलता है पहला चरण, उसमें डेटा, डेटा प्रविष्टि जो है, डेटा एंट्री जो है वो बिल्कुल सही आंसर होता है। ये कंप्यूटर पार्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था आपके लिए। अब आपके सामने बेटा ये अगला क्वेश्चन आ गया है, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को नाम से जाना जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको जानकारी दे दूं बेटा, जानकारी में क्या है एक बार हमारे प्यारे बच्चे फटाक से देख लें इसको, थोड़ा सा देख लेंगे तो बेटा आपको क्लियर हो जाएगा ये और अच्छे से। ठीक है, ये भारत आप देख रहे हैं इस तरह से, ये भारत देश का आपको मैप दिख रहा है इधर ऐसे, ये इस तरह से भारत आपको समझ में आ रहा है बेटा इतना। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये पड़ता है तिब्बत और यहाँ ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से एक नदी निकलती है जो यहाँ जाती है और इसका एक धारा जो है यहाँ जाती है।
ठीक है बेटा, अगर हम इसको थोड़ा सा कलर फॉर्म में ले लें तो ज्यादा बेटर हम कर पाएंगे या बता पाएंगे बेटा, ठीक है, ज्यादा बता पाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस कलर को ले लेते हैं तो इस कलर के साथ में ये ज्यादा बेटर हो पाएगा। ओ बेटा, कलर को लेके चलते हैं, जैसे पहले ये कलर ले लिया हमने ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देख रहे थे हम लोग अगला क्वेश्चन। यस, यहाँ पे देखेंगे, अब चीजें स्पष्टता क्लियर हो पाएंगी अच्छे से। ठीक है, जैसे ये अगर हमने देखा गंगा नदी, तो गंगा नदी की एक धारा यहाँ आ गई और एक धारा जो है बेटा यहाँ पे चली गई इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो रीजन था ये था बेटा उत्तराखंड। ये क्या था? ये था उत्तराखंड का रीजन। ये क्या था? उत्तराखंड का रीजन था। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अगला राज्य है, मतलब छोटा सा देश है हमारा, तिब्बत देश, तिब्बत देश है। अगर ये कहें तो ये चीन पोजीशन में रहता है, चीन के पोजीशन में रहता है बेटा। यहाँ देखो अगला क्या है, चीन के यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे एक पहाड़ी का क्षेत्र है, एक पहाड़ी का क्षेत्र है, एक पहाड़ी का क्षेत्र है जिसका नाम है चेम युंग दुंग पर्वत श्रेणी। चेम युंग दुंग पर्वत श्रेणी है, और यहाँ से एक नदी निकलती है जो यहाँ से यहाँ पे आती है, और इसी नदी का नाम क्या है? इसी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इसी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ ये जो नदी है वो है गंगा। अब ब्रह्मपुत्र यहाँ से आते हुए यहाँ आके मिल जाती है इस तरह से, और ये एक साथ होकर नदी बहती है। तो ये जो जिस स्थान पे ये लोग मिलते हैं बेटा, जिस स्थान पे मिलते हैं उस स्थान को हम कहते हैं गोवा लांदो। उसे क्या कहते हैं? गोवा लांदो। तो गोवा लांदो वाले स्थान पे ये लोग मिलते हैं। और बेटा अगर हम ये कहें कि मिलने के बाद ये क्या कहलाते हैं, मिलने के बाद ये कहलाते हैं मेघना। मिलने के बाद ये क्या कहलाते हैं? मेघना कहलाते हैं। तो बच्चे ये मेघना जो है इसका सही आंसर है, मेघना कहलाते हैं ये लोग। क्या कहलाते हैं बेटा? ये मेघना कहलाते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे मेघना कह रहे हैं या मेघना के आंसर के साथ में टिक लगाए हैं, उन सभी का बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है बेटा। अगर गंगा की लंबाई की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। जबकि अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें बेटा तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2990 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई अगर देखें तो 2990 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ देखो बेटा दो तीन नाम और दिए हुए हैं, दो तीन नाम और दिए। पद्मा है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा कहा जाता है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तब उसे पद्मा कहा जाता है। और जब ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो उसे जमुना कहा जाता है, तो उसे जमुना कहा जाता है। और जब पद्मा और जमुना दोनों का जो संयुक्त मिश्रण है तो वो कहलाता है मेघना। वो क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें मैं समझता हूँ सभी को एकदम स्पष्ट हो रही होगी, सभी को क्लियर होगी। अच्छा बेटा, सांगपो की बात करें, जैसे सांगपो क्या है समझे पहले। अगर हम बात करते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है बेटा। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो के नाम से जानते हैं। जबकि अगर हम ये कहें, जबकि अगर हम ये कहें कि चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलांग जाम्बो, यारलांग जाम्बो, यारलांग जाम्बो के नाम से जानते हैं, तो यारलांग जाम्बो सही है, यहाँ सैंगपो सही है। तो मैं समझता हूँ इतनी स्पष्टता जो है आपके लिए एकदम क्लियर है, नदियों को लेकर बहुत एकदम अच्छे से क्लियर होगा। यस, तो देखिए बेटा क्या सही आंसर था, माफ करेंगे, इसका जो बेटा सही आंसर है वो मेघना है। मेघना इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। सॉरी, यस। तो करेक्ट आंसर आपके सामने क्या है बच्चे? करेक्ट आंसर आपके सामने है मेघना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो पारसनाथ है। क्या है? पारसनाथ है। आइए एक बार देख लेते हैं
आइए प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं। अगर हम इस तरह देखते हैं, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। बेटा प्रायद्वीपीय भारत में हम क्या चीजें देखते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में हम ये देखते हैं कि बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है, ये इसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि का क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। और इसी उच्च भूमि के क्षेत्र में हमारा एक पठार का क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, छोटा नागपुर प्लेटू का हिस्सा है, ये हिस्सा क्या है? इसे भारत का रूर भी कहा जाता है बेटा। इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। भारत का रूर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? इसे हम लोग भारत का रूर भी कहते हैं। ये बातें आप सबको स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी। और ये जो निचला एरिया हो जाता है बेटा, ये हमारा कहलाता है दक्कन का पठार। ये जो निचला क्षेत्र है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है दक्कन का पठार। तो बेटा यहाँ देखो, अगर इसकी ऊंची चोटी की हम लोग बात कर रहे थे, इसकी ऊंची चोटी की बात कर रहे थे, तो इसकी जो ऊंची चोटी है वो है बेटा पारसनाथ। इसकी चोटी क्या है? पारसनाथ है। तो जो बच्चे पारसनाथ कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। धूपगढ़ जो है ये बेटा सतपुड़ा के पास स्थित है। कहाँ है? सतपुड़ा के पास में। पंचमढ़ी सतपुड़ा की ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी क्या है? ये सतपुड़ा की ऊंची चोटी है, ये चोटी है। महाबलेश्वर बेटा, ये कृष्णा नदी यहाँ से निकलती है। और महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र है बेटा, महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र है, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी में कपास और गन्ने का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है बेटा। कपास और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? एक बार सब लोग देख लो बेटा। अगर हम बात करते हैं आहार नाल श्रृंखला की, तो इस तरह से एक मानव का, एक बात करें, एक मानव की आहार नाल श्रृंखला का जो चित्र होगा वो किस तरह से होता है। सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें बेटा। इस तरह से अगर हम देखें, ऐसे एक मनुष्य के सचित्र का अध्ययन करते हैं बेटा, इस तरह से, ऐसे ये मनुष्य के इस तरह से देखेंगे, ऐसे करके, ये इस तरह से, ये इस तरह से मानव मुख है। यहाँ पे उसका जो है लीवर का हिस्सा होता है। यहाँ पे अगर हम चले जाएं बेटा, तो ये आमाशय का हिस्सा होता है, इस तरह से करके, ऐसे आप देख पा रहे हैं। ये निचले हिस्से में आते हैं इस तरह से, ऐसे बेटा, ऐसे। और ये लास्ट में उसका एनस का हिस्सा हो जाता है, ऐसे। और यहाँ पे इस तरह से है। तो इसका जो सही आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। और ये इंटरनल पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा इस तरह से होता है बेटा। ये आउटर इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये उसका आमाशय का हिस्सा हो जाता है, आमाशय का हिस्सा है। ये उसका यकृत का हिस्सा है, ये उसका ग्रास नली का हिस्सा है, ग्रसनी है, ये उसके ग्रास नली का हिस्सा है। ये अगर हम आगे की बात करें, ये उसका बेटा मुख गुहा का हिस्सा है, मुख गुहा का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो छोटी आंत है। वो क्या है? वो छोटी आंत है, यही सही आंसर है, सही आंसर है। और ये जो बाहर आउटर में है, ये क्या है उसकी? ये है बेटा उसकी बड़ी आंत। तो ये बड़ी आंत का हिस्सा, तो छोटी आंत का हिस्सा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर था। तो मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका स्टेप एकदम क्लियर होगा। जहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, बिल्कुल बाकायदा आपको समझ में आ रहा है। बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा है। ये माउथ के पार्ट से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से हिस्सा। ओके, तो ये आपका बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है सब लोग देख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? ये ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तुझे क्लियर है बेटा? देख लो, समान परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, और समान परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के तत्व के लिए तो आइसोटॉप्स जो है, आइसोटॉप जो है बेटा, इसको सही आंसर क्या है? आइसोटॉप जो है, आइसोटॉप ही इसका सही आंसर है। क्या इसका सही आंसर है? आइसोटॉप इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जब अगर हम बात करते हैं समान परमाणु क्रमांक, क्या कहते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक। अगर समान परमाणु परमाणु क्रमांक हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं 6 कार्बन 12 है, 6 कार्बन 13 है, 6 कार्बन 14 है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं क्या है?
ये समान है। समान है तो समान इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटॉप्स। अगर मान लो परमाणु भार कभी बराबर हो जाए, अगर मान लेते हैं कभी समान परमाणु भार की बात कर ली जाए, समान परमाणु भार की बात कर ली जाए, जैसे आप देखते हैं बेटा परमाणु भार में, जैसे अगर कहते हैं आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम की बात कर लें, कैल्शियम की, तो आर्गन पोटेशियम कैल्शियम में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं कि जैसे इनका 18 है, इनका क्रम 19 है, इनका 20 है, लेकिन परमाणु भार क्या है, सब में बराबर है। तो ऐसे को हम आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। तो ये हमारा हिस्सा कहलाता है आइसोबार और ये हमारा कहलाता है हिस्सा आइसोटॉप्स। तो इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है, आइसोटॉप है। जो बच्चे आइसोटॉप किए थे उन सभी का आंसर सही है, जो बच्चे आइसोटॉप कर रहे हैं वो सभी का आंसर सही है बेटा। आइसोटॉप वालों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ तक स्पष्टता क्लियर हो गया है। तो आज का सेशन बेटा हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से हम अगली बार चलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय बेटा, बाय बाय।